हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी पावर। इस वीडियो में हम लोग रीडिंग करेंगे इतिहास कक्षा 6 की अध्याय 8 गांव शहर और व्यापार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है क्योंकि इस अध्याय में हम लोहे के औजार, आहत सिक्के, शिल्प तथा शिल्पकार, व्यापार तथा व्यापारी और रेशम मार्ग और कुषाण इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। इस अध्याय का पहला मेन पॉइंट है लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में हमने अध्याय 4 में पढ़ा। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, जिनके बारे में हमने अध्याय 5 में पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन भी बढ़ गया। बगल में ये जो चित्र आपको नज़र आ रही है, यह ऊपर वाली चित्र यह सरसी का है और यह मध्य का चित्र यह कुल्हाड़ी तथा जो निचले हिस्से का जो चित्र है यह हंसिया का है। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की आप सूची बनाइए और उनका क्या प्रयोग होता है उसके बारे में बताकर आप हमें कमेंट सेक्शन में उसे शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जैसे सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों के बने रहना बड़ा मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। आगे इस पृष्ठ पर एक चार्ट को प्रदर्शित किया गया है जिसमें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं और 4 बिंदु भी दिए गए हैं जिन्हें इस चार्ट में सही क्रम में भरना है, जो कि मैंने पहले से ही इस चार्ट को भर रखा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने इस चार्ट को सही क्रम में भरा है या नहीं। आप इसका जवाब यस या नो में दें। आप इसे पूरा जरूर पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है गाँव में कौन रहते थे। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलेला तथा साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर यानी जिनके पास भूमि नहीं थी उन्हें दास कैडेसियार और अधिमय कहते थे। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, यानी जो गांव में जो सबसे प्रधान होता था यानी बड़ा होता था वह ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, यानी उसी के अगर उसके दादा बने तो उसके पिता, फिर वो, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, मतलब यह अनुवांशिक चलता रहता है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, यानी जिन्हें ज़मीन नहीं होती थी, यानी जिन किसान के पास ज़मीन नहीं होती थी उनमें दास कर्मकार भी आते थे, जिन्हें दूसरी की ज़मीनों पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में भी पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनके बारे में इधर भी बताया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर
विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। यानी आहत सिक्के किस चीज़ के बने होते थे? तो चांदी के बने होते थे, जिसे इस पृष्ठ पे इस प्रकार बताया गया है। ये क्या है? ये दोनों आहत सिक्के हैं जो कि चांदी के बने हुए हैं। आहत सिक्कों के बारे में यहाँ भी बताया गया है, जैसा कि आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। नेक्स्ट पॉइंट है विनिमय के अन्य साधन। विनिमय का अर्थ होता है लेन देन या अदल बदल, यानी एक सामान के बदले किसी दूसरे सामान को लेना या देना। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़े। इस पृष्ठ पे संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को वर्णित किया गया है, जिसे इस प्रकार इस पृष्ठ पे दिखाया गया है। आप वीडियो को स्टॉप करके इसे पढ़ सकते हैं। और यह भी बताया गया है कि समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। नेक्स्ट पॉइंट है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। मथुरा, जिसे मानचित्र 7 पृष्ठ 89 यानी अगले अध्याय 9 नए साम्राज्य और राज्य में मथुरा को काली बिंदुओं से उपमहाद्वीप के मानचित्र पे बताया गया है। जैसे हम अगले अध्याय में चलेंगे, इसके बारे में और अधिक विश्लेषित करेंगे। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यातायात का मतलब होता है आने जाने का रास्ता। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर बने थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का भी केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। यही नहीं, मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिल्प तथा शिल्पकार। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। तो उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते किसे हैं? ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, यानी किसी भी काम में उन्हें तेज बनाना।
जैसे कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। आगे नेक्स्ट पॉइंट है सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, जिसे इस पृष्ठ पर इस प्रकार दिखाया गया है। इन्हें आप वीडियो को स्टॉप कर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेडू, जो कि इस अध्याय का महत्वपूर्ण पॉइंट है। मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में अरिका मेडू, जो कि पुदुचेरी में अवस्थित है, उन्हें ढूंढो। मानचित्र 7 पृष्ठ 89 कहने का मतलब अगले अध्याय 9 नए साम्राज्य और राज्य में उपमहाद्वीप के मानचित्र पे इसके बारे में बताया गया है। तो अरिका मेडू के बारे में और कुछ जानकारी है, जैसा कि अरिका मेडू का रोमन नाम पोडुका है, जो कि भारत के दक्षिण में अवस्थित है। जैसे हम उपमहाद्वीप के मानचित्र पे चलेंगे, इसके बारे में और अधिक विश्लेषित करेंगे। जो 1900 साल पहले अरिका मेडू का एक पतन था। पतन का ऐसे अर्थ होता है गुणवत्ता, चरित्र या जीवन शक्ति में उच्च से निम्न स्तर पर गिरना, यानी ऊपर से नीचे गिरना, यानी ऊपर से नीचे की ओर आना। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। और इस पृष्ठ पे आपको एक अभिलेखित मिट्टी के बर्तन को भी दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है। इस पे कुछ लिखा गया है, इसलिए इसे अभिलेखित बताया गया है। जैसे कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता। और यहाँ कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, यानी गड्ढा मिला है, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, जिसमें वेरी गज्जा भरूच के यूनानी नाम की एक कहानी है, जो इस पृष्ठ पे इस तरह प्रदर्शित किया गया। आप इस वीडियो को पॉज या स्टॉप कर इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ थी। इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। क्या? तो ये कटोरी तथा थाली जो उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन थे। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे वहाँ काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार से जुड़ी एक कविता, जो कि इस पृष्ठ पर इस प्रकार चित्रित किया गया है। आप इस वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से
इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांडे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। उनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। आगे नेक्स्ट पॉइंट है रेशम मार्ग और कुषाण, जो कि इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। तो किसके? तो रेशम मार्ग यानी इस रास्ते के, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासक था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, जिनमें हमने पहले पढ़ा कि मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस अध्याय के समाप्ति के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने इस अध्याय का PDF नोट्स लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जहां से आप इस अध्याय का PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह मेरा खुद से बनाया हुआ PDF नोट्स है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह बने रहें हमारे चैनल NCERT पावर के साथ, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्रियजन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी सोच आपकी सफलता। जय हिंद।